નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી જનાદેશ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકે કહ્યું કે અગાઉની એફઆઈઆરનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ કર્યો છે, જેમાં ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝમાં 12 કંપનીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને મહેશ લાંગાએ કોર્ટમાં પણ કબૂલ્યું છે કે તેની જ કંપની હતી। આ કેસમાં અત્યાર સુધી 17 લોકોને અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। મહેશ લાંગાએ આઈટી રિટર્નમાં પણ ઓછી આવક બતાવી છે, પણ મહેશ લાંગાની લાઇફસ્ટાઇલ કરોડપતિ જેવી હતી, ત્યારે તપાસ દરમિયાન પણ પોલીસે લાંગાની ઘરેથી 20 લાખ રૂપિયા ઝડપી પાડ્યા હતા। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक हिंदू के जर्नलिस्ट महेश लांगा से रिलेटेड करने जा रहे हैं। आज उसके खिलाफ हम एक और एफआईआर दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग 28 लाख के करीब चीटिंग की एक एफआईआर एक कंप्लेनेंट आया है। पर उस एफआईआर की डिटेल से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है वो पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसकी डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया, घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। तो इसमें जो एक शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, और उसकी 12 कंपनियों का स्पेसिफिक मेंशन इस एफआईआर में किया गया है। उसके बाद हमने महेश लांगा की 10 दिन की रिमांड ली, उसको डीप इंटरोगेशन किया। मैंने भी पर्सनली महेश लांगा का इंटरोगेशन किया है। और पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल प्रोफेशनली की है। आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, जिसका कि मेन उसका जो महेश लांगा की वाइफ के नाम पे कंपनी थी डीए एंटरप्राइज, वो महेश लांगा की वाइफ कविता लांगा और उसका एक कज़न महेश लांगा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उसके नाम पे थी। उसके महेश लांगा जो उसका कज़न है उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो कंपनी थी ये महेश लांगा की थी, और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, उसने भी ये बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो यही महेश लांगा ही उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अगर पुलिस कोई विंडिक्टिवनेस होता तो हमने जैसे उसकी वाइफ को भी अरेस्ट नहीं किया है और उसके कज़न को भी अरेस्ट नहीं किया है, ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड उनका दोनों उसमें पार्टनर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे आर इनोसेंट। सो हमने महेश लांगा जो मेन उसमें एक्यूज है उसको अरेस्ट किया है। महेश लांगा ने 2023 में एक और नैना लांगा के नाम पे भी एक उसका जो ब्रदर है महेश लांगा, उसकी वाइफ के नाम पे एक और कंपनी 2023 में भी स्टार्ट की, जिसके की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 17 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप देखेंगे कि महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है, और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ये विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकॉन्ग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है और आगे भी इसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नई जो एफआईआर है ये चीटिंग की है। चीटिंग एक वन पर्सन जिसने कि पैसे दिए थे लगभग 28 लाख के, और उसने उनका काम नहीं किया और पैसे वापस नहीं दिए। अब उसे पता लगा कि महेश लांगा अरेस्ट हो गया है, तो ये कम फॉरवर्ड और उसने एक एफआईआर हमने दाखिल उसकी अभी कर रहे हैं। बस ये इसके बारे में। और जो भी आप ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि
पुलिस का एक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी जो क्राइम ब्रांच है वेरी प्रोफेशनली इस केस को हैंडल कर रही है। सर, जो महेश लांगाના ઘરેથી ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા, કઈ ગુજરાતની કઈ એજન્સીના સરકારે લગતા શું ડોક્યુમેન્ટ? देखिए, कुछ क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक FIR दाखिल की गई है। तो उसकी डिटेल्स गांधीनगर पुलिस ही आपको दे सकती है। सर, જે એફઆઈઆર થઈ છે 28 લાખ છેતરપિંડીની, શું કામ કરવા માટે પૈસા લીધા? मतलब क्या પ્રકારનું કામ હતું? इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में बता दी जाएगी। इसमें 28 लाख के करीब की एक केस में प्रणव शाह ने, जो डायरेक्टर है खुशी एंटरप्राइज का, उसने इसकी एक FIR दी है कि उसने कुछ काम के लिए उसको एडवर्टाइजिंग के काम कराने के पैसे लिए थे, लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए। और एक उसने यहाँ पे एक लेविश पार्टी थ्रो की थी, उसके भी 5 लाख रुपए के करीब उसने बिल, मतलब पार्टी लांगा की थी, महेश लांगा की, और जो पेमेंट था वो प्रणव शाह ने किया था। तो उसने बताया कि कुल मेरे करीब 28 लाख रुपए उसके पास मैंने दिए हैं और उसने काम नहीं किया, और उसकी FIR की डिटेल्स आपको इसके बाद दे दी जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन FIR दाखिल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उसकी डिटेल्स हमने गांधीनगर पुलिस को दे दी है और वहाँ FIR इसमें हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। सर, महेश લાંગાનો ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો છે, કુલ કેટલા ફોન છે અને ફોનમાં કોની સાથે અને કેવા પ્રકારની વાતચીત અધિકારીઓ કે મંત્રીઓ કોની સાથેની વાતચીત છે? नहीं, उसमें हमने जो फ़ोन वगैरह कब्जे किए हैं, कंप्यूटर्स कब्जे किए हैं, लैपटॉप्स कब्जे किए हैं, इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में डिटेल दी गई है। इसी सभी हमने FSL को भेज दिए हैं। FSL की रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में ED ने भी सर्च वगैरह किए हैं, तो ED की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है या अब इस केस को ED हैंड ओवर करेगी? नहीं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही अपने क्राइम ब्रांच करेगी। ED की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ED डिपार्टमेंट ही आपको बता सकते हैं। ठीक है, કયા મુદ્દાઓ પર તપાસ થશે? મહેશ લાંગાને લઈને ખાસ કયા देखिए, महेश लांगा के बारे में जैसे उसकी लाइफस्टाइल थी, जिस हिसाब से उसके कनेक्शंस थे, उसने कनेक्शंस का दिखा के काफ़ी लोगों को लगा कि ये हमारे काम करा सकता है। ये लैंड डील्स में भी इसका ब्रोकर अपने आप को बताता था कि लैंड की डील्स भी कराता है, फाइनेंशियल काम कराने के लिए वो कुछ पैसे लेता था, ऐसा भी बताया है। लेकिन जैसे ये आदमी सामने आया है कि हमारे साथ उसने चीटिंग की 28 लाख की, तो ऑन रिकॉर्ड है कि क्योंकि इसमें मनी ट्रेल है, मतलब पेमेंट बाय चेक या थ्रू नेट बैंकिंग किया है, और जो पार्टी है उसका ही पेमेंट, मतलब पार्टी महेश लांगा ने की थी, कराई थी, और पेमेंट कंप्लेनेंट ने दिया है। સર, મહેશ લાંગાનું ટર્નઓવર કેટલું તપાસમાં સામે આવે છે? આખી કૌભાંડની જો વાત કરીએ તો કેટલા? देखिए, कौभांड करोड़ों का है। इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है कि उसके पास कैश पैसा आ गया, उसने शेल कंपनी के थ्रू एक अपनी कंपनी जो कि उसके वाइफ के नाम पे है उससे फेक बिल बनवा के और फिर ट्रांजैक्शन उसको कैश दे के इस तरीके से उसने, मतलब कैश को अपने अकाउंट में कैसे लाए, तो उसके लिए शेल कंपनी का यूज़ किया और अपनी एक कंपनी अपने वाइफ के, अपने ब्रदर के नाम पे बनवा के उसने जो है ये स्कैंडल किया है। સર, કૌભાંડનો આંકડો કહી શકાય પ્રાથમિક અથવા આસપાસ એની આસપાસ કેટલા કરોડ રૂપિયાનું? देखिए, इट इज़ इन क्रोर्स ओनली, एग्जैक्ट तो अभी क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बट क्रोर्स में है काफ़ी इसमें आंकड़ा। उसका आप देखेंगे डिटेल्स वगैरह तो हमने प्रेस नोट में भी दिए है। जैसे एक ध्रुवी एंटरप्राइज और इनका जो वो है उसका 7 करोड़ का एक के ट्रांजेक्शन्स हैं इसके साथ में, और कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसका एनालिसिस अभी चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। સુરતમાં દિવાળી પર્વની થશે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરની લોકોની ચેતવણી। જાહેર માર્ગો પર વિડીયો બનાવવાના ચક્કરમાં રાહદારીઓને નુકસાન પહોંચે તે રીતે ફટાકડા ફોડતા લોકોને સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે આપી ચેતવણી। જાહેરમાં હાથમાં ફટાકડા ફોડવા તેમજ હાથમાં રાખી રોકેટ જેવા હવામાં ઉડતા ફટાકડા ફોડતા કોઈ નજર પડશે તો સુરત પોલીસ તેના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરશે। આ પ્રકારના જાહેરમાં ચોકમી ફટાકડા ફોડનારના વિડીયો પણ સામે આવ્યા તો પણ વિડીયોના આધારે પોલીસ કાર્યવાહી કરશે। આવતીકાલે દીપાવલીનો શુભ પર્વ છે, ત્યારે લોકો સેલિબ્રેટ
કરવા માટે ફટાકડા પણ છોડે છે. અને ભૂતકાળમાં એવું પણ જોવામાં આવેલા છે કે અમુક લોકો આપણા પ્રસિદ્ધિ લેવા માટે સોશિયલ મીડિયામાં રીલ્સ બનાવે છે અને આ રીલ્સમાં જો એ ફટાકડા હાથમાં લઈને છોડતા હોય નજરે પડે છે. અને આ બધાને ખબર છે કે જ્યારે છોડે છે તો આ ફટાકડાના ક્વોલિટી જુદી જુદી પ્રકારનો હોય છે, હાથમાં ફાટી શકે છે, એ સિરિયસ ઇન્જરી તમે પણ કરી શકે છે અને તમારા આજુબાજુ લોકોને કરી શકે છે. સાથોસાથ ક્યારેક એવું થાય છે કે તમે હાથ ફટાકડા રીલ બનાવવા માટે છોડો અને આ તમારા હાથ છૂટી ગયા અને પછી કોઈ બીજા ઉપર પડી જતા હોય છે, જૈસે રોકેટ્સ હોય છે, બીજા કોઈ બમ તરીકે કોઈ હોય દારૂખાના, જો બીજાને ઉપર જઈને પડે, ગાડીઓ પડે, કોઈને ઘરમાં જતા રહે તો એના બી નુકસાન મોટે પાયે થઈ જાય છે. તો બધા લોકોને મારા સૂચના બી છે અને જાહેરનામાઓ પણ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના એવા કોઈ કૃત્ય ના કરે જો કે સસ્તી પ્રસિદ્ધિ માટે તમે પોતાને જીવનના જોખમમાં મૂકો અને સાથોસાથ તમારે આજુબાજુ લોકોને બી જીવન તમે જોખમ મૂકો. અને આ પ્રકાર કોઈ કરશે તો અમે લોકો એના ઉપર 100% કાર્યવાહી બી કરવાના છીએ. અને રીલ્સ તમે નાખશો તો રીલ્સ જોઈને બી અમે લોકો કાર્યવાહી કરીશ અગર તમે કોઈ આ પ્રકારના ભયજનક અને ખતરા રૂપ જો કોઈ કૃત્ય કરશો. મારી બધાને વિનંતી છે કે આપ એન્જોય કરો અને કોઈ પણ એવા કૃત્ય ના કરો જેથી તમારી અને બીજા લોકોને કોઈ જિંદગી જોખમાય જાય. આજે દિવાળીનો દિવસ છે ત્યારે ગુજરાતના લોકો દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમના સ્લમ વિસ્તારમાં જ બાળકો સાથે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી. આજે દિવાળીનો દિવસ છે ત્યારે ગુજરાતના લોકો દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમના સ્લમ વિસ્તારમાં જ બાળકો સાથે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી. સાહેબ, આજે દિવાળીનો દિવસ છે, ધૂમધામથી ગુજરાતની અંદર ઉજવણી થઈ છે. શું કહેશો ગુજરાતની જનતાને અને લોકોને શું અપીલ? સર્વપ્રથમ તો ગુજરાતના મારા સૌ વાલા નાગરિકોને દિવાળીના રામ રામ, દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. શું આ વર્ષે આપણે એક સંકલ્પ આ દિવાળી નિમિત્તે લઈ શકીએ કે જે લોકો વર્ષોથી તમારા સૌની સાથે પરિવારની જેમ કામ કરે છે, કોઈક ઘરકામ કરીને તમને મદદ કરે છે, તો કોઈક તમારી સોસાયટીમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે તમને સૌને સુરક્ષા આપે, કોઈક વ્યક્તિ હજારો કિલોમીટર ગાડી ચલાવીને તમારા સપના સાકાર કરે છે, એવા ડ્રાઈવર ભાઈ બહેનો. એ જ રીતે સવારથી સાંજ સુધી તમારી અને તમારા આવતા મહેમાનોની ઓફિસમાં ચિંતા કરે છે, ધ્યાન રાખે છે, એવા સૌ સહયોગીના પરિવારની બી દિવાળી આપણે ખુશખુશાલ બનાવી શકીએ. શું તમે તમારા પરિવાર માટે નાની મોટી ખરીદી કરતા હો ત્યારે તમારી જોડે જોડાયેલા સૌ પરિવારોની સહયોગીના પરિવારોને બી શું સાર્થક દિવાળી બનાવી શકીએ છીએ? શું એમની જોડે આપણે આ દિવાળીના દિવસે એમના ચહેરા પર મુસ્કાન, એમના ચહેરા ઉપર હસી લાવવાનું એક કારણ આપણે બની શકીએ એમ છે? શું આપણે આપણા નાના નાના બાળકો જોડે ફટાકડા ફોડતા ફોડતા આ બાળકોના ચહેરા ઉપર બી ખુશી લાવી શકીએ છીએ? શું એ બાળકોની સાથે આપણા બાળકોને દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે ખાસ ફટાકડા ફોડવાનું આયોજન કરી શકીએ છીએ? આવા નાના નાના પ્રયાસોથી માત્ર તમારી જ નહીં પરંતુ તમારી જોડે જોડાયેલા સૌ પરિવારની દિવાળી બી ખૂબ જ ખુશખુશાલ બની શકે છે. તો આવો આપણે આ વર્ષે આ દિવાળીમાં એક સંકલ્પ લઈએ કે માત્ર મારા માટે, મારા પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ મારું સહકુટુંબ એટલે મારી જોડે જોડાયેલા તમામ વ્યક્તિઓની દિવાળી બી સાર્થક બને, ખુશખુશાલ બને, તે માટે હું જરૂરથી પ્રયાસ કરીશ. એક નાના પ્રયાસથી આપણે અનેક લોકોનો દિવાળીનો તહેવાર ખુશખુશાલ બનાવી શકીએ છીએ. મને વિશ્વાસ છે કે મારા રાજ્યની બહેનો આ દિશામાં જરૂરથી એક પગલું આગળ ભરશે. નવયુવાનોને શું સંદેશો રોડ ઉપર જે ફટાકડા ફોડતા છે, લોકોને નુકસાન કરતા છે? આ મારા દેશનું ભવિષ્ય છે, આ મારા રાજ્યનું, મારા શહેરનું ભવિષ્ય છે. એવા મારા શહેરના નાના નાના બાળકો આજે જ્યારે દીપાવલીની જ્યારે ઉત્સવ મનાવતા હોય ત્યારે ખાસ કરીને માતા પિતા તો જોડાતા હોય છે, પરંતુ એ તનકતારા જ્યારે એના દાદા દાદી જોડે જ્યારે દિવાળીનો ઉત્સવ બનાવતો હશે તો તમે કલ્પના કરો કે એ પરિવારમાં કેવી ખુશી ખુશહાલી નજરે પડશે.
એટલે મારા આ શહેરના નાના નાના બાળકો એ દીપાવલીનો ખરો અર્થ સમજે, દીપાવલીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડ્યા બાદ ઘરે જતી વખતે હાથ ધોઈને એનું ભોજન લે, એની નાની એવી સમજણ આપવાનો પ્રયાસ મેં આજે મારા મત વિસ્તારમાં કર્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે મારા મત વિસ્તારના તમામ નાગરિકોની દીપાવલી આજે ખુશખુશાલ જશે અને એ માટે નાનો પ્રયાસ અમે લોકોએ આજે કર્યો છે. રાજકોટ જિલ્લાની રૂરલ પોલીસની બ્રનની બ્રાન્ચે બુટલેગરને દિવાળી ગિફ્ટ આપી છે. દિવાળીના શુભ દિવસે જ પોલીસે દરોડો પાડી દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. ગોંડલ જામવાડી પાસે વડવાડા હોટલની પાછળથી ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે 2 શખ્સ ઝડપાયા છે. વહેલી સવારે દારૂના કટિંગ સમયે જ રૂરલ એલસીબી એસઓજી સંયુક્ત પોલીસે દરોડા પાડ્યા છે. પોલીસે 519 પેટી ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડ્યો હતો. જફરાબાદના જેટી પર ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીના જમાઈ પર હિચકારા હુમલાનો મામલો સામે આવ્યો છે. જફરાબાદ મરીન પોલીસમાં 6 વ્યક્તિ સામે નોંધાઈ છે પોલીસ ફરિયાદ. જેટી પર આડું ટ્રેક્ટર રાખવા મુદ્દે થયો હતો હિચકારો હુમલો. હીરા સોલંકીના જમાઈ અને જિલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ ચેતન શિયાળ પર થયો હિચકારો હુમલો. ચેતન શિયાળને માથાના ભાગે કુહાડી અને પીઠના ભાગે કુહાડીના મુંગરાટી ઘા માર્યા. ચેતન શિયાળના ગળામાંથી 80,000ની કિંમતના સોનાના ચેનની લૂંટ થઈ. યશવંત નારાયણ બારૈયા, સિદ્ધાર્થ યશવંત બારૈયા, સંજય નારાયણ બારૈયા, જયશ્રી તાત્કાલિક બોટ, નવ ટંડેલ, ટ્રેક્ટરનો ડ્રાઈવર સહિત 6 સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સર, ગઈકાલે જે જાફરાબાદમાં ઘટના બની એમએલએના જમાઈ પર હુમલાની, એ આખી શું ઘટના હતી? એમાં એફઆઈઆર કઈ રીતે થઈ છે? કેટલા આરોપીઓ ઝડપાયા છે? જાફરાબાદની ટી ટાઈપ જેટી પર ચંદ્રકાંતભાઈ બચુભાઈ શિયાળ તથા તેમના દીકરા રાજેન્દ્રભાઈ પોતાની બોટ પરત ફરેલ હોય અને મચ્છી ખાલી કરવાની હોય. જે દરમિયાન રસ્તામાં યશવંતભાઈ નારાયણભાઈ બારૈયા નાવનું ટ્રેક્ટર આડું પડેલું હોય. તેમને ખસેડવા કહેતા યશવંતભાઈ તેમના દીકરા સિદ્ધાર્થ યશવંત બારૈયા દ્વારા એમની સાથે ઉશ્કેરાઈ જઈ ગાળાગાળી કરી. આથી ચંદ્રકાંતભાઈના દીકરા ચેતનભાઈ સ્થળ પર આવેલા અને એમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરતા યશવંતભાઈ ઉશ્કેરાઈ જઈને ચેતનભાઈને માથાના ભાગે તથા ખભાના ભાગે કુહાડી વડે ગંભીર ઈજા જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવેલો. આ ઉપરાંત અન્ય મનોજભાઈને પણ સિદ્ધાર્થ યશવંતભાઈ બારૈયા દ્વારા જીવલેણ હુમલો અને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચાડેલ છે. આ બાબતે તાત્કાલિક જાફરાબાદ મરીન પોલીસ સ્ટેશને જાણ થતાં સ્થળ પર પહોંચેલ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ. હાલમાં ચેતનભાઈ તથા મનોજભાઈને ભાવનગર એડમિટ કરવામાં આવેલ છે. જાફરાબાદ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં આ બાબતે નવી બીએનએસએસની કલમ 109, 115(2), 118(1) આ ઉપરાંત ચેતનભાઈના ગળામાં પહેરેલી ચેન પણ યશવંતભાઈ નારાયણ બારૈયા દ્વારા ખેંચી લીધેલ, જેની કલમ 309(6) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. યશવંતભાઈ સાથે તેમની બોટના ટંડેલ અને અન્ય ખલાસીઓ દ્વારા પણ હથિયારો સાથે ફરિયાદી ઉપર જીવલેણ હુમલો કરેલ. લોખંડના પાઇપ અને અન્ય હથિયારો સાથે એકસમ થઈ તેમને મારવા દોડેલ હોય. તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી હાલમાં જાફરાબાદ મરીન પોલીસ દ્વારા તમામ ખલાસીઓ ટંડેલ તથા યશવંતભાઈ સિદ્ધાર્થ અને તેમના દીકરા સિદ્ધાર્થભાઈની હસ્તગત કરવામાં આવે છે. આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે. સર, એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં ચેતનભાઈના હાથમાં વેપન છે. આ વિડીયોની સચ્ચાઈ શું છે? એમની પાસે લાયસન્સવાળું હથિયાર હતું કે કેમ? હાલમાં પોલીસના ધ્યાનમાં કોઈ વિડીયો આવો આવ્યો છે, એની જાફરાબાદ મરીન પોલીસ તપાસ કાર્યવાહી કરી રહી છે. સાહેબ, કેટલા આરોપી છે અને કેટલા અત્યારે મેઇન મુખ્ય 5 આરોપી જે યશવંતભાઈ, એમના દીકરા સિદ્ધાર્થભાઈ, સંજયભાઈ નારાયણભાઈ બારૈયા તથા એમની બોટના ટંડેલ અને ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર, આ ઉપરાંત અન્ય 6 ખલાસીઓ તમામ ઝડપાઈ ગયા છે. સર, હાલમાં હસ્તગત કરવામાં આવ્યા છે. યશવંતભાઈને, તેમના દીકરા સિદ્ધાર્થભાઈને તથા જે તેમની જયશ્રી
તાત્કાલિક બોટના ટંડેલ અને અન્ય ખલાસીઓ એ તમામને હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે. કેટલા બાકી છે બધું? હાલમાં 2 આરોપી બાકી છે હસ્તગત કરવાના. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની તેમની જન્મજયંતિ પર ગુજરાતના કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें, उत्सव उमंग से भर दे, ऊर्जा, आत्मविश्वास, हर पल नए संकल्प, नई उम्मीद, नए उमंग, यही तो सेलिब्रेशन है। जब हम भारत की भाषाओं पर बल देते हैं, उससे भी एकता की एक मजबूत कड़ी हमें जोड़ती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है और आप सबको पता है और देश ने गौरव भी अनुभव किया, दुनिया भर में उसे उत्सव के रूप में बनाया गया। वो कौन सा निर्णय था? हाल में ही सरकार ने मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। सरकार के इस फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया है और हम हमारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं और जब मातृभाषा का सम्मान होता है ना, तो हमारी अपनी माता का भी सम्मान होता है, हमारी धरती माता का सम्मान होता है और हमारी भारत माता का सम्मान होता है। भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता,
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं,
जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं,
इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। સનાતન ધર્મ એ વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન માનવતાનો ધર્મ છે। જ્યારે કોઈ આ શાશ્વત વ્યવસ્થા પર હુમલો કરે છે ત્યારે તે સ્વાભાવિક રીતે પોતાના વિનાશને આમંત્રણ આપે છે। ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ શું બોલ્યા સાંભળો। हमें इस बात को याद रखना होगा, ये शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है। अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है, काम उस समय भी उनका बांटने का था। आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बन करके मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय
इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी, लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। આજે બીજેપીના વરિષ્ઠ નેતા અને 3 વખત ધારાસભ્ય અને 3 વખતના કાઉન્સિલર બ્રહ્મસિંહ તંવરજી તેમની આખી ટીમ સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे आम आदमी पार्टी परिवार में दिल्ली देहात से एक बहुत बड़ा चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में ब्रह्म सिंह तंवर साहब, जो कि साउथ दिल्ली और दिल्ली देहात में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इनके काम और इनके द्वारा किए गए जनहित के कामों की चर्चा है। 3 बार विधायक रहे, 3 बार काउंसलर रहे। ऐसे ब्रह्म सिंह तंवर जी आज अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि वो उन्हें एक प्रतीक चिन्ह आम आदमी पार्टी का पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी में विधिवत ज्वाइन कराएं। मैं ब्रह्म सिंह जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री दुर्गेश जी, अपने रोमी भाई, बॉम्बे वाले नहीं दिल्ली वाले, और यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और प्रेस के मेरे बंधु, आज पूरा मन बना करके मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध तोड़कर और आम आदमी पार्टी में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करने का पूर्ण रूप से मन बना चुका हूँ, और इन्हीं के कर कमलों द्वारा ही मुझे आज पार्टी में
शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने क्षेत्र में और अपनी विधानसभा में और दिल्ली में भी, आसपास भी, मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरे एनसीआर में भी, जब से बाल्यकाल से लेकर के अब तक क्षेत्र की पूरी सेवा की है। जो भी मेरे से बन पाया, चाहे वो रोजगार को लेकर है, चाहे क्षेत्र के विकास को लेकर के है, चाहे अपने जिस पार्टी में मैं रहा उस पार्टी को नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूं, पूरे मन से जुड़ा हूं। कुछ अरविंद केजरीवाल जी के उत्साह को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके, दिल्ली के विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्षेत्र में हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हो, उन सब बातों को लेकर के मैं उनके साथ जुड़ा हूं और मिलकर के उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने पूरे क्षेत्र की सेवा करेंगे। आने वाले चुनाव में हम जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का भी और खासकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे साथियों सहित बहुत सारे हैं जो यहाँ पे अभी नहीं भी आ पाए हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। और काफ़ी लोग आज यहाँ पे भी आए हैं जो विभिन्न पदों पर रहे हैं। ऐसे पूर्व कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। आज ब्रह्म सिंह जी के साथ कुछ साथी आए हुए हैं, मैं उनका नाम लूंगा, एक एक करके आते जाएं और सीएम साहब उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। रामवीर तंवर जी, विकास तंवर जी, दिलीप कुमार जी, सुभाष शर्मा जी, उमेश भारद्वाज जी, महेश शर्मा जी, सत्य कौशिक जी, सोनू डागर जी, वेदपाल जी, आर.एस. राघव जी, ओम प्रकाश तंवर जी, इसमें आ रहा है, ओम प्रकाश तंवर जी, कंवर सिंह जी, मोहम्मद सगीर जी, अजय सिंह पूर्व उपाध्यक्ष युवा मोर्चा छतरपुर, सुशील अम्बावता, सुखवीर जी, विनोद पहलवान जी, जयवीर जी, जय गंगा जी, हरीशचंद जी, महेंद्र अम्बावता जी, सलीम खान जी, रितेश डागर जी, सुरेंद्र डागर जी, सोनू डागर जी, सुनील डागर जी, आर.एस. राघव प्रवक्ता भाटी मंडल, धर्मपाल उपाध्याय, रविंद्र वाल्मीकि, सुखवीर तंवर, सुरेश उर्फ भोला जी, सबके काफी पद, सुनील फोगाट जी, रवि लोहिया जी, स्वागत है आपका। आजा, स्वागत है, आजा भाई साहब। और आए वैसे आ जाओ। विकास भाई, और कोई है? मुन्ना राव जी हैं और इंदु जोशफ जी। जय गंगा जी।
इधर से मुन्ना राव जी और इंदू जोसेफ जी। કેજરીવાલજીને દિલ્હીના લોકો માટે એટલું કામ કરવાની કિંમત ચૂકવવી પડી કે તેમણે પાર્ટીને ખતમ કરવા માટે અમને બધાને જેલમાં મોકલ્યા છે। કેજરીવાલે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ અને હરિયાણાથી આવતા તમામ લોકોનું જીવન સરળ બનાવવાનું કામ કર્યું છે। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर किया, सब कुछ किया, बदला क्या मिला हमें? मैं आपसे भाई के नाते आज पूछ रहा हूं, हमारी बहनें भाई के नाते आपसे पूछ रहा हूं, जो बुजुर्ग हो गए उनसे बेटे के नाते पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये काम करने का नतीजा क्या मिला केजरीवाल को? ये काम करने का खामियाजा क्या मिला केजरीवाल को? ये काम करने के लिए कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ी केजरीवाल को? पूरी पार्टी को खत्म करने पे आ गए। पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का जेल में, इतनी यातना दिया। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। केजरीवाल जी का शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया, जिसमें जान भी जा सकती है। जो भी शुगर के मरीज होंगे पता कर लेना। जेल के अंदर उनको मारने की कोशिश की गई, इंसुलिन नहीं दिया गया, उनको दवा का इंतजाम नहीं किया गया। इतनी यातनाएं देने के बाद जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देके कहा, अब जनता हमें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब इस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा। बताओ हिंदुस्तान के अंदर कितना साहस, किसी के अंदर ऐसा साहस? एक नेता के नाम बताओ जिसके अंदर इतना साहस हो। एक बार नहीं, दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया। जो बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल सत्ता के लिए उनसे जाके पूछना, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार नहीं, दो बार लात मारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ये साहस आपके नेता में है, आपके भाई में है, याद रखना इस बात। दो बार इस्तीफा दिया और ईमानदारी का प्रमाण पत्र अब आपको देना है, और इसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने कहा था इस देश का आम आदमी कभी राजनीति में खड़ा नहीं हो सकता, जब आपने करके दिखाया। राखी बिल्डान एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आने वाली बेटी दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। सामान्य परिवार से आने वाले तमाम हमारे संजीव झा से लेके अखिलेश से लेके तमाम हमारे साथी आज विधायक बने, मंत्री बने। यह आपने करके करिश्मा भारत के लोकतंत्र में दिखाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस दिन खत्म हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस दिन खत्म हो जाएगी, तो ये मत सोचना कि अरविंद केजरीवाल का नुकसान हो गया। ये भी मत सोचना कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन एक बात जरूर सोचना कि अगर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होगी, तो इस देश के गरीब आदमी और आम आदमी की उम्मीदें खत्म होंगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे इलाज की जो उम्मीद है, जो एक नई राजनीति का भरोसा देश के लोगों को हुआ है, वो भरोसा खत्म होगा। इसलिए इस भरोसे को बचाने के लिए हमको आपको साथ में आना है। यहां बहुत सारे लोग यूपी बिहार से होंगे। कितने साथी हमारे यूपी से हैं? सारे यूपी से हैं। बिहार वाले कितने हैं? बिहार से हैं। झारखंड से कितने हैं? झारखंड से हैं। हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। आप बताइए, इतने हजारों किलोमीटर दूर, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, हम लोग किस लिए आए? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तब हम महानगरों को बनाते हैं अपने परिश्रम से, अपने खून पसीने से। पूर्वांचल से आके, यूपी से आके, बिहार से आके, झारखंड से आके हम बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। क्यों करते हैं?
सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा यूपी में, बिहार में रहने वाला परिवार खुशहाल रह सके इसलिए। और जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना, और लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। 10 साल के अंदर आपकी सारी चिंताओं को दूर करने का काम आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है कि नहीं किया है? अपने दिल पे हाथ रख के बताना। आपके बच्चों की चिंता स्कूल फ्री, आपके परिवार की चिंता इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, 200 तरह की जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, दवाएं मुफ्त में, 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की डेट मिले प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, ऑपरेशन करा लो। फरिश्ते स्कीम, कोई रास्ते में एक्सीडेंट का पीड़ित मिले उसको अस्पताल पहुंचाओ, 2000 रुपए पहुंचाने का भी सरकार देगी, और इलाज में 50 लाख भी खर्च हुआ तो सरकार देगी। बच्चे पढ़ना है, इंटर पास कर जाए, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, उसके लिए कोचिंग का इंतजाम। कोई आईआईटी में गया गरीब का बच्चा, कोई मेडिकल में गया, कोई इंजीनियरिंग में गया। किसने चिंता की? इलाज की चिंता, शिक्षा की चिंता। बिजली में आपका खर्चा होता है, बिजली का बिल आपको ज्यादा देना पड़ता है, किसने चिंता की? किसी बीजेपी वाले ने की? मैं तो कह रहा हूं 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक राज्य में बताओ जहां पे बिजली फ्री हो गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। वो काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। बताओ कौन काम कर रहा है? बताइए आप। पानी फ्री किया, सब कुछ किया। माताएं बहनें हमारी बैठी हैं यहां पे, बस की यात्रा फ्री किया। पहले गरीब आदमी सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता था। हमारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हमारी बेटी स्कूल में पढ़ने कैसे जाएगी। कोई महिला मजदूरी करती है, वो चिंता करती थी हम मजदूरी तो करते हैं, उससे महीने का 5-6 हजार रुपए मिलता है, तो बस का किराया कैसे देंगे। इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। दिल्ली में काम करके हम આજે રાહુલ ગાંધીએ શક્તિ સ્થાન પહોંચીને ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને તેમની પુણ્યતિથિ પર હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી। દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનાર ઇન્દિરા ગાંધીને વંદન પણ કર્યા હતા।
તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું નવા વિગત સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.